कहते हैं जब माता रानी का बुलावा होता है तभी इस दरबार के रास्ते आपके लिए खुलते हैं। हमें माता का बुलावा आया और हमारे एक ओर है पारंपरिक बाणगंगा मार्ग और दूसरी ओर है नया ताराकोट मार्ग। किस उम्र के श्रद्धालुओं के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है और इन दोनों रास्तों में क्या क्या विशेष सुविधाएं हमें मिलती हैं, जानते हैं इस वीडियो में। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है कटरा टाउन से, जो कि जम्मू रेलवे स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे कटरा में भी रेलवे स्टेशन और बस अड्डा दोनों हैं, आप सीधे भी कटरा आ सकते हैं। अब कटरा बस स्टैंड से आप लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी चलकर पहुंच जाते हैं बाणगंगा चेकपोस्ट पर, जहां से शुरू होता है हमारा यात्रा का पारंपरिक मार्ग, यानी वह मार्ग जिस पर सदियों से यह यात्रा चली आ रही है। और इस यात्रा मार्ग में पहला दर्शन बिंदु बाणगंगा है, जिसके बारे में मान्यता है कि माता रानी ने अपने तीर से यहाँ पर एक गंगा की धारा प्रकट की थी। माता रानी ने बाण चलाकर प्रकट की इसलिए भी, और एक मान्यता के अनुसार यह कहते हैं कि यहाँ पर माता रानी ने अपने बाल यानी केश धोए थे, जिस कारण इसे बाल गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा से थोड़ा आगे चलने पर हम पहुँच जाते हैं मंदिर श्री चरण पादुका पर, जहाँ पर हमें माता रानी के 9 रूपों के दर्शन होते हैं। साथ ही यहाँ पर एक शिला है जहाँ पर कहते हैं कि माता रानी के पैरों के चिन्ह हैं। पूरे यात्रा मार्ग में हमें जगह जगह पर प्रसाद की दुकानें, भोजनालय और विश्राम स्थल दिखते रहते हैं। चरण पादुका से आगे चलने पर हम पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी, जहां पर माता की गर्भजून गुफा है, यानी वह गुफा जहां पर माता ने 9 महीनों तक तपस्या की थी। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और अर्धकुंवारी से भवन तक की दूरी है लगभग 7 किलोमीटर, यानी अर्धकुंवारी को इस यात्रा मार्ग का मध्य बिंदु कहा जा सकता है। अब अर्धकुंवारी से भवन तक की दूरी तय करने के लिए हमारे पास यात्रा के 2 रूट्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें से एक हिमकोटी मार्ग है और दूसरा हाथीमत्था मार्ग। हिमकोटी मार्ग से आपको भवन तक जाने के लिए बैटरी कार मिल जाती हैं, वहीं हाथीमत्था मार्ग से आपको घोड़े और पालकी की सुविधा मिल जाती है। पारंपरिक बाणगंगा मार्ग से आप यात्रा को पैदल कर सकते हैं, और यदि आप पैदल नहीं चल सकते तो आप यहाँ से घोड़ा या फिर पालकी की सुविधा ले सकते हैं। और अर्धकुंवारी से आगे का रास्ता यदि आप हाथीमत्था मार्ग से करते हैं तो घोड़े या फिर पालकी से पूरा कर सकते हैं, और यदि आप अर्धकुंवारी से आगे भवन तक हिमकोटी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो अर्धकुंवारी से भवन तक की यात्रा आप बैटरी कार से कर सकते हैं। बाणगंगा मार्ग के शुरुआत में आपको टी सीरीज का लंगर मिल जाता है। इसके अतिरिक्त ऊपर चलते हुए आप श्राइन बोर्ड के रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। साथ ही इस रास्ते में बहुत से प्राइवेट रेस्टोरेंट भी हैं जहां पर आप भोजन कर सकते हैं। साथ ही माता वैष्णो देवी यात्रा के प्रमुख दर्शनीय स्थल जैसे बाणगंगा, जहां पर आप स्नान करके आगे चलते हैं, चरण पादुका जहां माता के चरणों के चिन्ह हैं, अर्धकुंवारी जहां पर माता ने 9 महीनों तक तपस्या की थी, यह सभी स्थान पारंपरिक बाणगंगा मार्ग पर ही पड़ते हैं। लेकिन पारंपरिक बाणगंगा मार्ग में कुछ परेशानियां भी हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि यह पारंपरिक मार्ग थोड़ा संकरा है और इसी में घोड़े वाले, पालकी वाले और पैदल यात्री एक साथ चलते हैं। ऐसे में यात्रियों के घोड़ों से टकराने या पालकी वालों से टकराने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और मार्ग में काफ़ी असुविधा होती है। दूसरी परेशानी वाली बात यह है कि इस मार्ग में आपको तीव्र चढ़ाई देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा थकान महसूस करते हैं और ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते और आपको थोड़ी थोड़ी देर में विश्राम करना पड़ता है। इसीलिए इस मार्ग में नौजवानों को तो अधिक परेशानी नहीं आती, लेकिन थोड़े बुजुर्ग लोगों के लिए यह मार्ग थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मार्ग में आपको निःशुल्क लंगर की सुविधा कहाँ पर मिल जाएगी। तो पारंपरिक बाणगंगा मार्ग में शुरू में बाणगंगा के पास ही टी सीरीज़ का निःशुल्क भोजनालय है, जहाँ पर आप निःशुल्क ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सांझी छत पर और भैरव मंदिर के पास निःशुल्क श्राइन बोर्ड के भोजनालय हैं, यानी निःशुल्क लंगर की सुविधा है। अब इस रूट में रहने की सुविधा की बात की जाए तो आपको अर्धकुंवारी और भवन में रहने की सुविधाएं मिल सकती हैं, जिसमें अर्धकुंवारी में आपको आसानी से डोरमेट्री मिल सकती है, जबकि भवन में डोरमेट्री मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। माता के भवन के पास दुर्गा भवन में यात्रियों के लिए रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। तो चलिए अब बात करते हैं यात्रा के दूसरे मार्ग यानी ताराकोट मार्ग की।
यात्रा का पारंपरिक बाणगंगा मार्ग लगभग 12 से 13 किलोमीटर का है, लेकिन ताराकोट मार्ग से जाने में आपको लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर ज़्यादा चलना होगा। यानी वैष्णो देवी यात्रा का नया रास्ता ताराकोट मार्ग थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन यह रास्ता काफ़ी चौड़ा है और इसमें आराम से पैदल यात्री यात्रा कर सकते हैं। और यह मार्ग केवल और केवल पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर घोड़ों की या फिर पालकी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यदि आपकी उम्र ज़्यादा है और आप ज़्यादा चल नहीं सकते या फिर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं जो ज़्यादा चल नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए ताराकोट मार्ग बिल्कुल भी सही नहीं है। इस नए मार्ग में तीव्र चढ़ाई ना होने के कारण यात्रियों को यात्रा में थकान कम होती है। हालांकि इस रास्ते में भी आपको खाने पीने की निःशुल्क सुविधा यानी निःशुल्क लंगर मिल जाता है, लेकिन पारंपरिक मार्ग की तुलना में यहाँ पर काफ़ी कम दुकानें हैं, लेकिन पानी और वॉशरूम की सुविधा यहाँ पर भी जगह जगह पर उपलब्ध है। माता वैष्णो देवी का ताराकोट मार्ग भी आगे जाकर अर्धकुंवारी में पुराने मार्ग से मिल जाता है, लेकिन इस नए रास्ते से जाने में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको यात्रा के प्रमुख बिंदु यानी बाणगंगा, जहाँ पर आप स्नान करके आगे बढ़ते हैं, और चरण पादुका के दर्शन नहीं हो पाते। माता वैष्णो देवी के दोनों रास्तों में अंतर के बाद मैं अब आपको थोड़ा जानकारी यहाँ के रोपवे और बैटरी कार के बारे में दे देता हूँ। यहाँ पर बैटरी कार अर्धकुंवारी से भवन की ओर चलती है, जो कि केवल हिमकोटी मार्ग में चलती है। इसके लिए हिमकोटी में ही टिकट काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप टिकट्स बुक करा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आप बैटरी कार का टिकट ऑफलाइन ना लेकर पहले से ही ऑनलाइन बुक करा कर जाएं। बैटरी कार के लिए ऑनलाइन टिकट्स माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक हो जाते हैं। अब बात करें यहाँ के रोपवे की, तो यहाँ पर रोपवे भवन से भैरव मंदिर के बीच केवल लगभग 1.5 किलोमीटर के रास्ते के लिए चलता है। रोपवे का टिकट काउंटर भी भवन में उपलब्ध है, जहाँ पर ऑफलाइन टिकट के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। रोपवे के लिए लगने वाली लाइन से निपटने का भी एक तरीका है, और तरीका यह है कि आप रोपवे का टिकट भी ऑनलाइन पहले से ही बुक करा कर ले जाएं। और रोपवे का टिकट भी आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। माता वैष्णो देवी यात्रा में यदि आपके साथ बुज़ुर्ग लोग हैं, तो मैं आप लोगों को एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा। बुज़ुर्गों के लिए यहाँ पर घोड़े की बजाय आप पालकी का उपयोग करें, क्योंकि घोड़े में सवारी करने में काफ़ी परेशानी होती है और बुज़ुर्गों के लिए यह काफ़ी दिक्कत का सबब बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर घोड़ों के पैर स्लिप कर जाते हैं, जिससे घोड़े रास्तों में गिर जाते हैं और इससे ऊपर बैठे सवार को भी चोटिल होने की संभावना रहती है। बुज़ुर्गों के लिए घोड़े की बजाय पालकी एक ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय माता रानी की।